जो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने सीखी हैं उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग एक छोटा सा फ्लायर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि जो हम लोगों ने टूल्स सीखे हैं वो प्रोफेशनली कहाँ पर यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट का फ्लायर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने अपने पेज की बॉर्डर बना दी। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं न्यू भी आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसको भी ज़रा आपने नोटिस करना है। मैंने आउटलाइन इसकी बड़ी कर दी और एक इसके अंदर स्मॉल आउटलाइन और ड्रॉ कर दी, और इसकी आउटलाइन को मैं डॉटेड चाहता हूँ। तो डॉटेड आउटलाइन के लिए हम लोग आउटलाइन की प्रॉपर्टी में इसका फर्स्ट टूल है उस पर क्लिक करते हैं, जिसकी शॉर्टकट है F12। ये लाइन प्रॉपर्टी में चले गए, जिसमें लाइन कलर आ रहा है, लाइन की थिकनेस आ रही है, और ये लाइन के स्टाइल पॉइंट्स वगैरह में चाहिए, और ये लाइन का स्टाइल। लाइन मुझे चाहिए डॉटेड स्टाइल के अंदर, तो मैंने यहाँ से डॉटेड स्टाइल लाइन चूज की। देन मुझे फाइनली लाइन की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ानी है, ओके किया, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ होगी। दूर से शायद आपको इतनी क्लियर नजर नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसका जूम साइज बढ़ाएंगे तो आपको ये डॉटेड लाइन क्लियर नजर आएगी। लाइनों के कलर अगर चेंज करने हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप जस्ट क्लिक करते हैं और अपनी लाइन का कलर अपने हिसाब से सेट करते हैं। देन फाइनल, अब हम ऑब्जेक्ट के अंदर, पेज के अंदर एक छोटा बॉक्स बनाकर उस पर कुछ लिखना चाहते हैं, तो मैंने एक सिंपल बॉक्स ड्रॉ किया, उसका कलर ब्लैक कर दिया, डुप्लीकेट बनाकर लाइक इसके कलर को हम लोग ग्रे कलर से रखकर उस पर टेक्स्ट टाइप कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। लाइन फॉन्ट स्टाइल अपनी मर्जी से हम चूज कर लें, कलर हम अपनी मर्जी से रख लें। देन उसके बाद लाइक इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो डिफरेंट कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, हम और हेडिंग डाल देते हैं हम पेज के बाहर भी लिखें और उसको फिर अंदर ले आए, वो भी तरीका सही है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग पेज के अंदर कुछ काम करते हैं और जब उसको मूव करते हैं तो बॉर्डर वगैरह उसके साथ मूव हो जाती है, तो बेहतर ये है कि आप पेज के बाहर काम करें ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, अब देखें ये MS ऑफिस जो है, यहाँ पर जब मैंने टाइप किया तो MS पीछे छुप गया। मैं चाह रहा हूँ ये MS फ्रंट पे आ जाए, ऑफिस पीछे चला जाए। तो इसके दो तरीके, एक तो ये कि आप सेंड टू बैक और बिगिनिंग टू फ्रंट करें। इसके लिए हम जाते हैं अरेंज के अंदर, ऑर्डर के अंदर, और सेंड टू बैक और बिगिनिंग टू फ्रंट जो चाहे आप करें। इस वक्त मैं ऑफिस को पीछे ले जाना चाह रहा था तो मैंने टू बैक कर दिया। दूसरा तरीका है कंट्रोल दबा के रखते हैं, पेज अप पेज डाउन करते हैं। पेज अप करने से ये टैक्स जो है वो ऊपर आता है, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, ये देखें टेक्स्ट ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं। MS ऑफिस लाइक टाइप कर दिया हमने इसमें, इसको भी मैं बैकग्राउंड पे ले जाना चाह रहा हूँ, मैंने कंट्रोल पेज डाउन कर दिया, बैकग्राउंड। देन कुछ उसके टॉपिक्स टाइप कर लेते हैं, वर्ड। अब जब पैराग्राफ सूरत के अंदर टेक्स्ट है तो हम एंटर करके टाइप करेंगे ताकि उसकी फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस सब कुछ जो है वो सेम रहे। इसके मुझे बुलेट्स बनाने हैं तो मैंने स्क्वायर का टूल लिया और कोई भी एक जगह पर जाकर मैंने जस्ट स्क्वायर ड्रॉ किया,
अपनी मर्जी के कलर्स हम उसमें फिल कर देते हैं और उसी की डुप्लीकेट बना लेते हैं, कंट्रोल डी, और तमाम को सेट कर देते हैं। फाइनली एड्रेस के लिए कॉलम बनाना है, हमने एड्रेस के लिए एक जगह दे दी, इसको लाइक मैं ब्लैक कलर ही दे देता हूँ, या बल्कि हम ऐसे करते हैं डॉटेड लाइन दे रहे हैं F12, और इसके सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ से ब्लैक करता हूँ। सेंटर पॉइंट को ब्लैक करने के मैंने एक और बॉक्स बनाया, इस पे उसको ब्लैक कलर फिल कर दिया। के ऊपर ब्लैक टेक्स्ट नहीं होगा तो इसे कलर को वाइट कर लेते हैं। नीचे यहाँ पर एक लाइन टेक्स्ट के लिए रख लेते हैं। फीस वगैरह के लिए हम लोग लाइक पॉलीगन शेप बना लेते हैं, इसके कॉर्नर्स को बढ़ा देते हैं। ब्लैक फिल कर देते हैं, सेकंड कलर आप अपनी मर्जी से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मैं इस वक्त ब्लैक और वाइट को ज्यादा यूज कर रहा हूँ। टेक्स्ट के बाहर से हम लोग लिख लेते हैं फी लाइक रुपीस 1000, सेंटर लाइन कर लेते हैं इसे। ये हमारा एक सिंपल ब्रोशर तैयार है और इस ब्रोशर में हमने वही सारे टूल्स फिल वक्त यूज किए जो कि हमने सीखे। एक आध टूल अभी भी हमने स्किप किया हुआ है, लाइक स्पाइरल और लाइक टेबल, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी यहाँ पर, तो हमने इसको यूज नहीं किया। अब हमें बेसिकली प्रॉपर अंदाजा हो रहा है कि जिन चीजों को, यानी पहले हमने बॉक्सेस, सर्कल और लाइक इस तरह की चीजें सीखी थी, लेकिन अगर यही टूल्स को प्रोफेशनली अगर आप यूज करना चाहें तो वो क्या आपको आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक मैंने आपको भी बना के दिखाया, क्योंकि आज बिल्कुल पहला सेशन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और उसी से रिलेट जो कुछ सीखा उन्हीं के ऊपर काम करें। डेफिनेटली जैसे जैसे हम आगे चीजों को पढ़ेंगे, नए टूल्स हमारे सामने आएंगे, तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी, और खूबसूरत कैसे उसको बनाया जाएगा और ब्यूटी उसमें कैसे आएगी, चीजों को और कैसे मिक्सिंग करेंगे, तो ये सब चीजें आप आएंगी। और ग्राफिक डिजाइनर की एज क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसका अपना दिमाग चलना चाहिए। जैसे बना हुआ है वैसे बनाओगे या जैसे देखोगे और वैसे बनाओगे तो बहुत लिमिटेड हो जाओगे। बेहतर ये है कि अपने आइडियाज कुछ लाएं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये बनाना है, तो आप ज्यादा बेहतर तौर पे काम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो टूल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारे पास शेप टूल, नाइफ टूल, इरेजर, स्मॉक, रूट और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स है। ये 6 टूल्स मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसमें से पहला शेप टूल बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। आमतौर पे ऑब्जेक्ट को रीशेप करना, यानी अगर स्क्वायर को सर्कल बनाना है तो वो पॉसिबिलिटी है आपके पास इस शेप टूल की मदद से। कॉरल के अंदर वो तमाम शेप्स जो आमतौर पर यहाँ अवेलेबल नहीं है, आप किसी ब्रोशर में देखते हैं, बैनर में देखते हैं, कार्ड्स में देखते हैं, लोगो देखते हैं, जैसे लोगो तो नहीं बने हुए होते आमतौर पर कॉरल के अंदर, वो आपने खुद डिजाइन करने होते हैं, आपकी खुद की क्रिएटिविटी होती है। तो उन तमाम कामों में ये शेप टूल बड़ी मदद करता है। ये कैसे काम करता है इसको मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, आप इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं एक एनवलप बनाना चाहता हूँ। एनवलप बनाने के लिए मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, सीधा सीधा मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। इस रेक्टेंगल की मैंने एक डुप्लीकेट कॉपी ले ली। डुप्लीकेट कॉपी को मैं नीचे रख लेता हूँ और जो एक पहली कॉपी थी उसके पास, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। शेप टूल की मदद लेता हूँ।
शेप टूल का कल हमने काम देखा था कि वो ब्लैक जो डॉट्स हैं जिनको हमने नोट का नाम दिया था, उसको आप उसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने कल डिस्कस की थी। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर नोट अवेलेबल है तो आप उस नोट के साथ शेप टूल की मदद लेकर कुछ भी उसकी शक्ल जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर नए नोट लगाने हैं तो मैं इस शेप टूल की मदद लेकर ऑब्जेक्ट पर जहां नोट लगाना है वहां डबल क्लिक करूंगा, लेकिन आप देखें डबल क्लिक करने से इस वक्त ऑब्जेक्ट में नोट नहीं आ रहा। तो उसकी वजह यह है कि फर्स्ट मुझे इसे कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा और फिर जहां मुझे इस पे नोट लगाना है वहां मैंने डबल क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पे एक नोट आ गया। नोट आने के बाद मैं शेप टूल की मदद से नोट को पकड़ के नीचे की तरफ ले जाता हूँ, लाइक ये एनवलप का बॉटम हिस्सा। एरो का टूल लिया, इस शेप को लेकर दूसरी जो कॉपी हमने बनाई थी उसके साथ मर्ज कर दिया, दोनों को ग्रुप में डाल दिया। आप देखें ये कंप्लीट एनवलप का शेप बन गया मेरे पास। इसी तरह से अगर मैं अगेन एक एनवलप बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि इसके एनवलप का ये जो शेप है ये राउंड होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तो इसके लिए अगेन पहले हम दो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं उसकी। पहले वाले शेप को सिलेक्ट करके शेप टूल लेते हैं और अब मैं इस पर डबल क्लिक करने की जगह सिंगल क्लिक करता हूँ। फर्स्ट मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ और सिंगल क्लिक करता हूँ। सिंगल क्लिक करने से ब्लैक रंग का एक जस्ट मार्क आ रहा है, ये नोट नहीं है, ये मार्क है। डबल क्लिक करेंगे, नोट आ गया। नोट की मदद लेकर आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। नोट नहीं चाहिए, डबल क्लिक करें, नोट खत्म हो गया। लेकिन जब आप सिंगल क्लिक करते हैं तो आपके पास जस्ट उसका एक मार्क आता है। उस मार्क की मदद से हम इसकी एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कन्वर्ट लाइन टू कर्व। जब हम प्रॉपर्टी में जाते हैं तो जो ब्लैक रंग का मार्क था उसके इर्द गिर्द दो और डॉट आ गए। उन दोनों डॉट्स को लेकर हम अपने शेप को राउंड करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ से राउंड किया, दूसरे ब्लैक डॉट को पकड़ा, उसको राउंड किया। जब हमें लगा कि ये एक बेहतर राउंड शक्ल में आ चुका है तब हम एरो के टूल को सिलेक्ट करके इसके साथ जस्ट उसको मर्ज कर देंगे और दोनों को ग्रुप में डाल देंगे। आप देखिए ये भी एक एनवलप स्टाइल है, लेकिन इसकी जो शेप है वो हमने राउंड बनाई गई। अब इसी को यूज करते हैं हम लोग लाइक पेंसिल बनाने के लिए। मैं जस्ट आइडिया थ्रू कर रहा हूँ। मैं एक रेक्टेंगल की मदद से पेंसिल का टॉप हिस्सा ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे इसकी जो है वो पेंसिल की शार्प नॉक बनानी है। जूम टूल ले लेते हैं, लाइक मुझे अब मुझे एक्स्ट्रा एक नोट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है और मुझे इसका टॉप हिस्सा जो है वो ट्रायंगल शेप में चाहिए। तो मैंने एक नोट यहाँ पर ऐड किया अपनी मर्जी से। नोट ऐड करने के लिए हम शेप टूल लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं, सेंटर में डबल क्लिक किया, नोट आ गया और यहाँ से दोनों कॉर्नर्स हमने रिमूव कर दिए। ये पेंसिल का टॉप हिस्सा हो गया। अब इसी तरह से मुझे इरेजर बनाना है इसके बॉटम पर, तो मैं पेंसिल के बॉटम हिस्से में चले जाता हूँ। यहाँ पर एक और स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ और इस स्क्वायर के ये कॉर्नर शेप को राउंड करना है। कन्वर्ट टू शेप, सिंपल एक डॉट लिया, कन्वर्ट टू कर्व और ये पेंसिल के टॉप हिस्से को मैंने इरेजर को जस्ट राउंड शेप में कन्वर्ट किया। ये एक बहुत ही मैंने ऑर्डिनरी सी पेंसिल बनाई है। अभी इसको हम और फिनिशिंग देंगे आगे, कुछ और टूल्स जब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपके सामने इस टूल की एबिलिटी आप डिस्कस करना चाहता कि शेप टूल की मदद से क्या क्या चीजें हो सकती है। हमने एनवलप की एग्जांपल ली, हमने एक पेंसिल को जस्ट शेप देने की कोशिश की और उसको समझने की कोशिश की कि ये टूल बेसिकली कैसे हमारे लिए काम करेगा। नेक्स्ट टूल की तरफ हम लोग चलते हैं जिसका नाम है नाइफ टूल। नाइफ टूल को यूज करने के लिए भी हम लोग एक सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। इस टूल का एक्चुअल पर्पस ये है कि आप शेप को दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक शेप ड्रॉ किया और उस पर कलर मैंने येलो फिल कर दिया और मैं चाहता हूँ कि इस शेप को मैं दो हिस्सों के अंदर कट कर दूं। तो हम यहाँ से नाइफ टूल सेलेक्ट करते हैं और अपने शेप के ऊपर नाइफ को
इस तरह से रखेंगे कि जब वो स्ट्रेट एज उसका जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अगर वो नाइफ इस तरह से अगर डाउन साइजिंग पर है तो आप सिलेक्शन नहीं करेंगे जब तक कि वो कॉर्नर पॉइंट पर आकर इस तरह से स्ट्रेट ना हो जाए। देन आप क्लिक करके रखेंगे, ये स्टार्ट पॉइंट है और आप चाहते हैं कि नाइफ की कैसे कटिंग हो, वैसे आप सिलेक्शन बनाएंगे और जब दूसरे कॉर्नर पे नाइफ दोबारा स्ट्रेट हो जाए तब आप अपना क्लिक छोड़ देंगे। नाइफ की मदद से आपने शेप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एरो का टूल सेलेक्ट करते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को मूव करके देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। तो एक्चुअल में नाइफ का जो पर्पस है वो यही है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कैसे भी शेप के अंदर, यानी 2 शेप आमतौर में या 2 से ज्यादा शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मेन फायदा है। नाइफ टूल के बाद नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो इरेजर टूल है। इरेजर की मदद लेकर, इसमें डायमीटर है इरेजर का, इस वक्त डायमीटर छोटा आ रहा है। अगर मैं इरेजर का डायमीटर बड़ा करना चाहूँ तो ये देखें डायमीटर बड़ा आ रहा है। मैं इरेजर की मदद लेकर इस शेप को बीच में से इरेज करना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया, स्टार्ट पॉइंट, सेकंड बगैर क्लिक किए जस्ट मूव करेंगे और ये सेकंड पॉइंट पर जाकर क्लिक किया, यानी स्टार्ट टू एंड पॉइंट आपने बताना है। ये ऑब्जेक्ट बीच में से इरेज हो गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया या ये ऑब्जेक्ट 2 हिस्सों में बना हुआ है। एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट एक ही है। एरो का टूल लेते हैं, मूव करके देखते हैं, ये देखें ऑब्जेक्ट एक साथ मूव हो रहा है। ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर रहे हैं तो एक साथ उस पर काम हो रहा है। जबकि नाइफ टूल को थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वो क्या करता था, ऑब्जेक्ट को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देता था और वो दोनों हिस्से सेपरेट हो जाते थे। आप दोनों के साथ अलग अलग बिहेव कर सकते थे। लेकिन इरेजर टूल में ऐसा नहीं है। आप इरेजर की मदद से जस्ट ऑब्जेक्ट को इरेज करते हैं, ना कि आप उसके हिस्से बनाते हैं या उसको कट करते हैं। ये जस्ट हमारा ऑब्जेक्ट इरेज हुआ है अभी भी पूरा एक ही शक्ल का। इरेजर टूल के बाद नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो स्मग टूल है। आमतौर पे स्मग टूल ऑब्जेक्ट की आउटलाइन या जो बॉर्डर है उसके साथ अच्छे से रिएक्ट करता है या डिजाइन्स वगैरह बनाने में यूज होता है। इस वक्त ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ। इसके डायमीटर को मैंने बड़ा कर दिया। इसको फर्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं, जोन शो दिस कर देते हैं और अब देखें मैं इसकी आउटलाइन को ऊपर मूव कर रहा हूँ। अपनी मर्जी से मैं इसके कॉर्नर्स में शेप दे सकता हूँ। ठीक है, इसका डायमीटर जो है बिल्कुल छोटा है। मैं इसके डायमीटर को अपने हिसाब से बड़ा कर देता हूँ और अब मूव करता हूँ। ये देखिए इसके कॉर्नर जो है वो अपनी मर्जी से मैं जो स्टाइल इस पे देना चाह रहा हूँ वो इस पे अप्लाई हो। ठीक, तो ये कमांड है जो कि आपके ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को रीशेप करने में या उसकी पोजीशन, बॉर्डर वगैरह आपके स्टाइल के हिसाब से अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इन्हीं बॉर्डर को अगर आप किसी और इफेक्ट के अंदर लाना चाहें या कोई और उसकी शक्ल देना चाहें तो हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है वो रुच टूल है। रुच टूल को भी इस्तेमाल करने के लिए हम लोग पहले इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे और देन इसकी आउटलाइन की तरफ से गुजरते हैं। आप देखेंगे आउटलाइन के अंदर जस्ट उसके टीथ की तरह, शार्प टीथ की तरह जो है वो कॉर्नर्स उसके क्रिएट कर रहा है। जूम टूल से इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियर नजर आए। स्मूथ टूल देखें आउटलाइन के ऊपर से जस्ट मैं मूव कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है, उसकी आउटलाइन कट कर रहा है, शेप जो है वो। जितनी दफा मूव करेंगे उतनी नई शेप्स जो है वो क्रिएट करता जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट टूल है हमारे पास रोटेशन टूल। ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हैं। ये रोटेशन को हमने पहले भी डिस्कस किया था। आप जस्ट एरो की मदद से एक्स पे क्लिक करें और यहाँ से आप रोटेट कर दें। कल हम लोगों ने इसके ऊपर एक फ्रेम भी बनाना सीखी थी, जबकि वही करीब करीब टूल हमारे पास रोटेशन का अवेलेबल है। आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं।